Hello, a very good morning class 8 students. Welcome to online class. Students, as you know today is your SST class. So first of all, I am going to tell you कि how many chapters I have completed. कि मैंने कितने chapters complete करा दिए हैं. Because few students are asking me कि मैम आपने chapter 2 नहीं कराया, मैम आपने chapter 1 नहीं कराया. बेटा वो सारे चैप्टर्स मैंने अपने प्रीवियस क्लास में करा दिए हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी पर्सनली. ओके, सो हियर आज गिवन इंडेक्स इन हिस्ट्री आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ, चैप्टर 2 द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एंड द चैप्टर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी. इस चैप्टर्स के भी मैंने क्वेश्चन शॉर्ट तक करा दिए. एंड टुडे लॉन्ग आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको. इन ज्योग्राफी चैप्टर 1 इज ऑल्सो कंप्लीटेड, नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट, एंड चैप्टर 2 लैंड एंड सॉइल. नाउ इन माय नेक्स्ट टर्न आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज एंड द सिविक्स. इन द पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर 1 is the need for law and the constitution was completed, and the chapter 2 ideals of our constitution, it was already completed. So the total 6-7 chapters are completed, 3 in history, 2 in geography, and 2 in civics. Okay, so today I am going to explain chapter 3 in history. मैंने आपको इजरादारी सिस्टम बताया था. ओके, कि इजरादारी सिस्टम क्या था. द नेक्स्ट है रॉयतवारी सिस्टम. रॉयतवारी सिस्टम, इसके जो गवर्नर थे मद्रास प्रोविंसेस के सर थॉमस मुनरो, उन्होंने इस सिस्टम को दे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रॉयतवारी सेटलमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी. ठीक है, इट वॉज लेटर एक्सटेंड, बाद में कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज वेल. ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक एक्सटेंड होकर पहुंचा था. क्या चीज, रॉयतवारी सेटलमेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट द पीजेंट और द रॉयल, जो पीजेंट या रॉयल्स होते थे, वर कंसीडर्ड द ओनर्स ऑफ द लैंड. उन्हें क्या किया जाता है, वो लैंड के ओनर्स कंसीडर थे. एंड लैंड रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम देम, और जो लैंड का रिवेन्यू था वो उनसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था. द रेट ऑफ रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड, रिवेन्यू रेट फिक्स था. एट रफली हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, वो कितना होता था कि आप जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका हाफ आपको रेवेन्यू के रूप में देना होता था. ओके, इट वॉज सेटल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर. ये सिलसिला तकरीबन 30 ईयर्स तक चला, आफ्टर विच इट कुड बी रिवाइज्ड. ठीक है, थ्रू द रॉयतवारी सेटलमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज द पीजेंट एज द ओनर ऑफ द लैंड, है ना. हाई रेट ऑफ रिवेन्यू मेड देम डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स, लेकिन रेवेन्यू का हाई रेट होने की वजह से जो पीजेंट थे वो टोटली मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो रहे थे, क्योंकि वो उनसे लेके रेवेन्यू का जो मनी थी वो पूरी करनी होती थी. एंड है महलवारी सेटलमेंट. दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के इसमें क्या था, द लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड फॉर इंटायर स्टेट, या पूरे महल के लिए होता था, या पूरे इंटायर स्टेट के लिए था. द तालुकादार और द हेड ऑफ, जो तालुकादार कहते हैं या फिर उनको हेड ऑफ द विलेज भी आप बोल सकते हो, हैड टू कलेक्ट द रिवेन्यू. वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. रिवेन्यू इज कर या टैक्स फ्रॉम द विलेजेस से, एंड हैंड इट ओवर, उसको किसके हैंड ओवर करते थे, कंपनी के. द रेट ऑफ रिवेन्यू वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. इसमें भी रिवेन्यू रेट उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का टोटल हाफ होता था, विच वॉज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक रिविजन. हाउ एवर, इसके बावजूद भी अंडर दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ द पीजेंट रिमेन पिटिएबल. जो कंडीशन थी पीजेंट की बहुत ही पिटिएबल, बहुत ही दयनीय हो रही थी. एज द हेड ऑफ द विलेजेस रिटेन द राइट ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग रिवेन्यू. ठीक है, नेक्स्ट था, अब जो ये रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा था और जो पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर की, उनका इफेक्ट क्या होता, क्या इफेक्ट आ रहा था उनका. द ब्रिटिश एक्सपेरिमेंट्स विद वेरियस लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ब्रिटिश ने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के रिवेन्यू का जो सेटलमेंट था वो किया. ऑल ऑफ विच वर एम्ड, और सबका एम एक ही था, अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से उसको शो किया, बट सबका एग्जाम क्या था कि मैक्सिमम रिवेन्यू को कलेक्ट करना. हेंस द कलेक्शन ऑफ द पीजेंट बिकम माइजरेबल ड्यू टू प्रीपेक्चुअल इंडेप्टनेस. लेकिन वो पहले से ही इतने ज्यादा कर्जे में डूबे थे, इसलिए उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था.
लैंड बिकम ए सेलेबल कमोडिटी, यहाँ तक कि जो उनकी लैंड थी वो सेलेबल कमोडिटी में पहुंच चुकी थी। बिकॉज इन टाइम्स ऑफ नीड, क्योंकि जरूरत के समय द पीजेंट कुड मॉर्गेट इट और सेल इट, वो उसे बेच दे रहे थे या फिर किसी को मॉर्गेट कर रहे थे। बेगारी और बॉन्डेड लेबर इंक्रीज एज द पीजेंट वर फोर्स टू सेल, जो बॉन्डेड लेबर थे वो उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो लैंड के हाई रेट की वजह से वो अपनी लैंड को सेल कर दे। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी स्टैग्नेंट एंड नाइदर द ब्रिटिश नॉर फॉर द लैंड ओनर्स टुक स्टेप टू इम्प्रूव। एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो लगातार कंटिन्यू सेम स्टैग्नेंट थी, बिल्कुल कुछ नहीं बदलाव था। द ब्रिटिशर्स नॉर द लैंडलॉर्ड टुक नाइदर द ब्रिटिशर नॉर द लैंडलॉर्ड्स, ना तो ब्रिटिशर्स कुछ करना चाहते थे और ना ही लैंडलॉर्ड्स कोई भी स्टेप लेना चाहते थे कि वो उसे इम्प्रूव कर सकें। दे डिड नॉट प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, और उन्हें कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड थी। इवन सीड्स, प्लग्स, फर्टिलाइजर्स एंड डिड नॉट ट्राई टू एजुकेट द, और यहाँ तक कि वो फार्मर्स को एजुकेट करना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेजेस वाज डिस्ट्रॉयड, जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेजेस की वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, खत्म हो रही थी। देयर वाज अ शिफ्ट टुवर्ड द कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, और ये शिफ्ट होता क्या होता, क्योंकि जो कॉमर्शियल क्रॉप थी वो जैसे शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, कॉटन, ग्राउंडनट्स, इन सबको उगाया जाता था। दीज क्रॉप्स वर कॉल्ड कैश, इन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें उन्हें इजीली मनी मिल जाती थी और सेल हो जाती थी मार्केट में। इसी वजह से वो इन क्रॉप की वजह बजाय वो कैश क्रॉप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ठीक है, एंड बी इजली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, क्योंकि वो इजली ब्रॉट और सोल्ड की जा सकती थी मार्केट में। फेमाइन कंटिन्यू टू बी रेगुलर फीचर्स एज लैंड प्रोडक्टिविटी फेल। अब प्लांटेशन फार्मिंग या कैश क्रॉप्स। द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडियन विलेजेस वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, इंडियन पीजेंट वर फोर्स टू ग्रो कॉमर्शियल, इसीलिए इंडियन पीजेंट को फोर्स किया जाता कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें, such as tea, coffee, indigo, jute, oilseed, sugarcane, mulberry, opium, rubber, etc. Many of these crops provided raw material for the industries in Britain. These crops were grown on a large estate called plantations. इन जब क्रॉप्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्टेट में उगाया जाता था जो प्लांटेशन बोलते हैं, एंड ओन बाय द यूरोपियन, जो कि किसके द्वारा ओन की हुई थी, यूरोपियंस के द्वारा, नॉट इंडियंस। ठीक है, द प्लांटेशंस वर मेनली concentrated in Assam, Bengal, Bihar and Kerala. Peasant revolt. ये मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पीजेंट, व्हाट इज पीजेंट रिवॉल्ट। पीजेंट रिवॉल्ट ये था द डिपोज्ड एंड ऑप्रेस्ड पीजेंट, जो बहुत परेशान पीजेंट थे। लेड मेनी रिवॉल्ट्स इन बिहार, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन शुरू कर दिए थे बंगाल में, बिहार में, जमींदार और मनी लेंडर के खिलाफ। दीज वर इजली क्रश्ड, और जल्दी ही ये चीजें खत्म हो रही। क्यों? इंडिगो revolt. The word indigo is derived from the Greek word indicon and Latin word indicum, meaning from India. Indigo was a natural blue dye used for coloring cloths. Indigo एक नेचुरल ब्लू कलर की डाई थी जिसे कि क्लॉथ्स को कलर करने के लिए यूज किया जाता था। It was exported from India. ये इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी बहुत पहले से ही। Indigo was the first crop to be grown on British plantations. Indigo सबसे पहली क्रॉप थी जो कि ब्रिटिश प्लांटेशंस ने ग्रो की थी, एंड because British required a regular supply of indigo, है ना, for its textile factory. The indigo planters gave loans to the cultivators for cultivating crops, which they had to sell the various factories at low prices. ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या हुआ था इस रिवॉल्ट्स का? जो पीजेंट मूवमेंट और राइट से did not create any threat to the British rule, but proved that the Indian peasant reactions were impulsive and spontaneous to such situation and not be planned. The faith, courage, heroism and willingness to make immense sacrifices were no match against the imperialist power, armed with the latest weapons and the sources of worldwide empire. उसके आगे ये किसान कुछ भी नहीं थे। ठीक है, the popular movement and the rebellions of the 19th century did however reveal the immense power of resistance against the British that lay dormant among Indians. These revolts generated great awareness among the Indians. लेकिन इन revolts ने बहुत ज़्यादा awareness create की इंडियन एग्रेरियन के क्लासेस के बीच में about their right, अपने अधिकार को लेके। In addition,
When the news of a revolt outbreak and British colonial power merciless handling of such revolts reached the outside of the world, जब ये खबर बाहर आई तो ये रिवॉल्ट कहाँ तक, इंडिया के बाहर भी पहुंचा, पूरे विश्व में होने लगा. द रियल इंटेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश वर एक्सपोज्ड, और इस तरह से जो उनका जो रियल इंटेंट था और जो उनका इंटरेस्ट था वो सभी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed. Learn it very well and complete the question answer and all exercises of your book and notebook both.